नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आगामी लेखपाल परीक्षा के ग्राम्य समाज एवं विकास से संबंधित सिलेबस के अनुरूप प्रश्नों की श्रृंखला चलाई जा रही है। जो लोग चैनल पर नए हैं उनको बताना चाहते हैं कि इस श्रृंखला से संबंधित अन्य वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है। ग्राम्य समाज एवं विकास से संबंधित प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से जाकर आप उन वीडियो को अवश्य कंप्लीट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये श्रृंखला। पहला प्रश्न है, पहला अनुभववादी विचारक किसे माना जाता है? तो आपका जवाब होगा बेकन को। यानी बेकन महोदय पहले अनुभववादी विचारक के तौर पे जाने जाते हैं। या पूछा जाए कि बेकन का संबंध किस विचारक के तौर पर है, तो आपका जवाब होगा अनुभववादी विचारक के तौर पर। अगला प्रश्न है, घटना क्रिया विज्ञान के दार्शनिक आधार का विकास किसने किया? तो आपका जवाब होगा एडमंड हुर्सल द्वारा। यानी एडमंड हुर्सल का संबंध घटना विज्ञान के दार्शनिक आधार के विकास से है। अगला प्रश्न है, भूमापन में जरीब लाइन आरंभ और समाप्त होने के स्थान को क्या कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा मुकाम। यानी मुकाम किसे कहा जाता है? भूमापन में जरीब लाइन आरंभ और समाप्त होने के स्थान को मुकाम कहते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का स्लोगन क्या है? तो आपका जवाब होगा स्वस्थ धरा खेत हरा। ये किसका स्लोगन है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का। अगला देखिए, भारत में मानसून की अवधि कब से कब तक की है? तो आपका जवाब होगा भारत में मानसून की अवधि जून से लेकर सितंबर तक मानी जाती है। अगला है, विनोबा भावे ने जो भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था वो कब किया था और कहां से किया था? ये दोनों प्रश्न बनने की संभावना है। पहली बात की, जो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था वो 18 अप्रैल 1951 से। दूसरी बात, यह आंदोलन पोचमपल्ली गांव और जिले का नाम क्या है? नालकोंडा से प्रारंभ किया था। ठीक है, ये दोनों बात याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, नीलोखड़ी परियोजना कब शुरू की गई थी? तो आपका जवाब होगा नीलोखड़ी परियोजना 1948 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या कहते हैं? NSP, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो आपका जवाब होगा 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना, जिसका शॉर्ट फॉर्म है RLEGP, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1983 में राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई थी, यानी 1983 में। अगला प्रश्न देखिए, सुनिश्चित रोजगार योजना, जिसका शॉर्ट फॉर्म है EAS, इसका प्रारंभ कब किया गया था? 1993 में। यानी सुनिश्चित रोजगार योजना का प्रारंभ 1993 में हुआ। और इसके तहत क्या व्यवस्था थी कि जो गरीब परिवार हैं उनके 2 व्यक्तियों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाए, सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत। और प्रारंभ कब हुआ? 1993 में। अगला प्रश्न देखिए, काम के बदले अनाज योजना, इसको किस नाम से जानते हैं? FFW, क्या है? 1977 में ये योजना प्रारंभ हुई, काम के बदले अनाज योजना। अगला प्रश्न है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? DDP, इस योजना की कब शुरुआत हुई? तो 1977 से 78 के बीच ये मरुस्थल विकास कार्यक्रम की योजना प्रारंभ हुई। अगला है, सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? DPAP, इसकी शुरुआत 1973-74 में सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अगला देखिए, गंगा कल्याण योजना, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? GKY, गंगा कल्याण योजना GKY की शुरुआत 1995 में हुई। और याद रखिएगा, इस योजना को स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, जिसको आप GSGSY के नाम से जानते हैं, इसके साथ मिला दिया गया। कब मिलाया गया? 1999 में। ठीक है, यानी गंगा कल्याण योजना की शुरुआत 1995 में हुई और 99 में इसे SGSY योजना के साथ सम्मिलित कर दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, एक कथन है, पूछ रहा है कि यह कथन किसका है। पहले कथन पढ़ते हैं। प्रबंध एक बहुप्रयोजनीय अंग है जो कि व्यापार का प्रबंध करता है, प्रबंधक का प्रबंध करता है और कामगार तथा कार्य का प्रबंध करता है। यह कथन किसका है? तो पीटर ड्रकर का है। किसका कथन है? पीटर ड्रकर का। अगला देखिए, कांग्रेस कृषि समिति 1949, यानी 1949 में कांग्रेस कृषि समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो आपका जवाब होगा JC कुमारप्पा। यानी JC कुमारप्पा की अध्यक्षता में कांग्रेस कृषि समिति 1949 की का गठन हुआ। अब ये देखिए, इस समिति का संबंध किससे है? तो ये भूमि सुधार नीति से संबंधित है। दूसरी बात कि जो कांग्रेस कृषि समिति है, इसे कृषि सुधार समिति 1949 के नाम से भी जाना जाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कृषि सुधार समिति 1949 की अध्यक्षता, तब भी आपका जवाब JC कुमारप्पा होगा। और एक बात और याद रखिएगा, इस कृषि सुधार समिति के द्वारा जागीरदारी बिचौलियों के उन्मूलन के पक्ष की बात कही गई थी। अगला प्रश्न है, प्रायोगिक अनुसंधान के 3 आवश्यक
अवयव हैं। कौन कौन से? एक है नियंत्रण, परिचालन और अवलोकन। अब ये प्रश्न कैसे बनाया जा सकता है? ये भी फैक्चुअल है, ये सारी चीजें फैक्ट है। कोई भी इस प्रश्न में ऐसा फैक्ट कुछ विश्लेषण तो हो ही नहीं रहा, तथ्य ज्यादा है, विश्लेषण की संख्या कम है, क्योंकि आपके यहाँ जो प्रश्नों की प्रकृति होती है वो विश्लेषणात्मक नहीं है, फैक्ट पर आधारित है। इसलिए मेरा भी यह प्रयास है कि प्रश्नों को फैक्ट के तौर पर ज्यादा केंद्रित रखा जाए। अब देखिए ये प्रश्न कैसे बन सकता है। आपसे पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन प्रायोगिक अनुसंधान के अवयव नहीं है, तो आपका जवाब इन तीन में से एक चौथा जो ऑप्शन होगा वही होगा। नियंत्रण, परिचालन और अवलोकन ये प्रायोगिक अनुसंधान के अवयव हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के तौर पर किसके द्वारा किया गया था? तो आपका जवाब होगा डेनियल थार्नर के द्वारा। डेनियल थार्नर ने भारतीय कृषक वर्ग को तीन भागों में बांटा। किसमें किसमें? मालिक, किसान और मजदूर में। अगला प्रश्न देखिए, प्रायोगिक अनुसंधान अध्ययनों की रचना किस संबंध पर स्थापित की गई या किस संबंध पर आधारित है? तो आपका जवाब होगा कार्य कारण संबंध पर स्थापित की गई। अब ये इसको दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कार्य कारण संबंध पर आधारित है? तो आपका जवाब होगा प्रायोगिक अनुसंधान अध्ययन। ठीक है, अगला देखिए, मूल्यांकन अनुसंधान, ये भी आपके सिलेबस में है। मूल्यांकन अनुसंधान यह कैसा अनुसंधान है? ये एक व्यवहारिक सामाजिक अनुसंधान है और इसके अंतर्गत सामाजिक कार्यक्रम और परियोजनाओं का मूल्यांकन का काम किया जाता है। और अगर मूल्यांकन अनुसंधान के मानक स्वरूप की बात करेंगे तो इसके दो मानक स्वरूप है। कौन कौन से? एक है लक्ष्य प्राप्ति मॉडल और दूसरा है प्रणाली मॉडल। ये दो मॉडल किस पे आधारित है? तो आपका जवाब होगा मूल्यांकन अनुसंधान पर आधारित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सांस्कृतिक विविधता का स्वरूप कहते हैं किसको? शहरों को। याद रखिएगा, पूछा जाए कि सांस्कृतिक विविधता कहाँ पाई जाती, तो शहरों में। सांस्कृतिक विविधता का स्वरूप कहाँ देखा जाता है, तो शहरों में। ठीक है, या शहरों के विभिन्न लक्षणों में एक दे देगा सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। प्रश्नों की कैसी भी प्रकृति हो, बस आपको यह समझना है कि सांस्कृतिक विविधता का संबंध शहरों से। अगला प्रश्न है, लघु समुदाय की संकल्पना प्रस्तावित किया था किसने? रेडफील्ड ने। यानी रेडफील्ड महोदय ने लघु समुदाय की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न है, जाति को एकाधिकार रूपी संघ बताया था। जाति को एकाधिकार रूपी संघ किसने बताया था? तो आपका जवाब होगा हैरल्ड गोल्ड द्वारा। हैरल्ड गोल्ड द्वारा जाति को एकाधिकार रूपी संघ बताया था। एकाधिकार रूपी संघ का मतलब है कि एक ही प्रकार के कार्यों में संलग्न लोगों का समूह उस पर्टिकुलर जाति को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये बात किसने कही थी? हैरल्ड गोल्ड ने। अगला देखिए, जरा विवाह की दो प्रक्रिया है, कौन कौन सा? एक है अनुलोम विवाह और दूसरा प्रतिलोम। अनुलोम विवाह में जब उच्च जाति के पुरुषों का विवाह निम्न जाति की महिलाओं के साथ होने की ये प्रथा हो तो उसको क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम विवाह क्या होता है? जब उच्च जाति की महिला निम्न जाति के पुरुष के साथ विवाह कर ले तो उसको कहते हैं प्रतिलोम विवाह। ठीक है, ये भी आपको जानना जरूरी है। अगला देखिए, अब यहां पर समुदाय किसे कहा जाता है? समूहों के सामूहिक रूप को समुदाय कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? जो समूह हैं उनके अगर सामूहिक रूप से कई सारे समूहों को एक जगह एकत्रित किया जाए तो वो क्या हो जाते हैं? समुदाय। और इन्हीं बहुत सारे समुदाय को मिलाकर समाज का निर्माण किया जाता है। यानी समूहों के सामूहिक रूप को समुदाय और कई सारे समुदाय को मिलाकर समाज का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहते हैं? तो पंचायत समिति कहते हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सभा और समिति का किस रूप में उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद में सभा और समिति को लोकतांत्रिक स्वायत्तशासी संस्था के तौर पर उल्लेखित किया गया। अब प्रश्न कैसे आपके यहाँ दूसरे तरीके से बन सकता है? कह देगा कि सभा और समिति संस्था के तौर पर निम्नलिखित में से किस वेद में उल्लेखित है, और वहीं ऋग्वेद रहेगा, आप सीधे टिक कर दीजिएगा बिना किसी कंफ्यूजन के। अगला, प्रत्येक न्याय पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 10 और अधिकतम संख्या 25 होगी। अगला प्रश्न है, भारत गांवों में निवास करता है, यह कथन किसका है? तो आपका जवाब होगा महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कब से किया जा रहा है? तो आपका जवाब होगा 1995 से। यानी जो उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 1995 से कंडक्ट किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत हैं? पहली बात, अब देखिए यहाँ कई प्रश्नों को एक जगह समाहित कर दिया गया। यानी अगर मैं ये चाहता तो इन्हीं को कम से कम 4-5 प्रश्न में तब्दील करता, लेकिन प्रश्नों की संख्या गिनाना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, उन तथ्यों को दिया जाए। इसलिए मेरा अनुरोध है, मैं देखिए कभी नहीं बोल रहा हूँ, मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा कि आप लोग इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरा काम है प्रश्नों का संकलन करना, आप तक विस्तृत व्याख्या के साथ पहुँचाना। आपका काम है कि अपने दोस्तों में, अपने
जो ग्रुप्स हैं उसमें इन वीडियो को शेयर करें। चैनल को और आगे विस्तार देने का प्रयास आपकी तरफ से भी होना चाहिए, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आपको कोई फीस पेड नहीं करना पड़ा। मैं आपको और आपके मैसेजेज आए, जो भी आपने चैनल से अपेक्षा की, यथासंभव उसका पूरा प्रयास किया गया कि आप तक उसको पहुंचाया जाए। आप भी अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए ऐसा मैं अपेक्षा करूंगा कि आप भी अपने दोस्तों के बीच में चैनल को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जाए तो 59,073 ये उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट के आधार पर है। यदि आप पंचायती राज विभाग की वेबसाइट के अनुसार ग्राम पंचायतों की संख्या देखेंगे तो ये 58,189 है। ठीक है, यानी कि 58,189 ये संख्या ग्राम पंचायतों की पंचायती राज विभाग की वेबसाइट के अनुसार है। और अगर उत्तर प्रदेश सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट के आधार पर देखेंगे तो ये संख्या 59073 है। अब यहां पर देखिए, जब आपके यहां प्रश्न पूछा जाएगा तो ये दोनों नंबर एक साथ नहीं दिए जाएंगे, दोनों में से कोई एक दिए जाएंगे, तो आप दोनों नंबर को दिमाग में रखेंगे। वहीं क्षेत्र पंचायत की संख्या 825, पंचायती राज विभाग में इसकी संख्या 826 दी गई है। न्याय पंचायत की संख्या 8,135 है और जिला पंचायत की संख्या 75 दी गई। याद रखिएगा, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, ग्राम पंचायत का सचिव किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा ग्राम विकास अधिकारी को ग्राम पंचायत का सचिव कहा जाता है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः प्रत्येक मास में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो आपका जवाब होगा प्रत्येक माह में कम से कम एक बार होनी चाहिए। और एक बात और महत्वपूर्ण है, 2 लगातार बैठकों के बीच 2 मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारणवश ऐसा होता है तो 2 लगातार बैठकों के बीच में 2 मास से अधिक का अंतर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सामान्यतः प्रत्येक मास में कम से कम एक बार बैठक हो जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन के कितने दिन के भीतर हो जानी चाहिए? तो आपका जवाब होगा 30 दिन के भीतर। यानी अगर किसी ग्राम पंचायत का गठन किया गया है और उसकी पहली बैठक कब से होगी, तो उस गठन से 30 दिन के भीतर पहली बैठक हो जानी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, नया सवेरा विकास योजना कब प्रारंभ किया गया? तो आपका जवाब होगा 18 अगस्त 2012 से नया सवेरा विकास योजना प्रारंभ किया गया। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि नया सवेरा विकास योजना का संबंध किससे है? तो ये ब्याज रहित ऋण प्रदान करने के लिए नया सवेरा विकास योजना 18 अगस्त 2012 को प्रारंभ की गई। और अब इस नया सवेरा विकास योजना को पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के नाम से जाना जाता है। ये तीनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, शिक्षा का अधिकार कानून जो 2009 का है, उसे उत्तर प्रदेश में कब पूर्णतः लागू किया गया? तो आपका जवाब होगा 27 जुलाई 2011 से शिक्षा का अधिकार कानून 2009 उत्तर प्रदेश में पूर्णतः लागू हुआ। कब से? 27 जुलाई 2011 से। यदि पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना कब प्रारंभ हुई, तो आपका जवाब होगा 2000 से लेकर 2001 के सेशन में उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना प्रारंभ हुई। याद रखिएगा, उस समय कल्याण सिंह की सरकार थी, यानी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायत मित्र योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो आपका जवाब होगा 2 फरवरी 2006 से उत्तर प्रदेश में पंचायत मित्र योजना का प्रारंभ हुआ। कब से हुआ? 2 फरवरी 2006 से। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना कब से प्रारंभ हुई? तो 17 मई 2012 से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना का प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, दोनों प्रकार की योजनाओं को आपको देखना है, जो पहले की हैं वो भी और जो नई है वो भी। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो 24 जनवरी 2018 से मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना का प्रारंभ हुआ। जरा इसके अंतर्गत कुछ बातों को ध्यान देना आवश्यक है। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के तहत सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों के सर्वांगीण विकास की योजना है। अब यह प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? हाल ही में प्रारंभ हुई सीमावर्ती क्षेत्र के ग्राम विकास के सर्वांगीण विकास के लिए कौन सी योजना चली? ऑप्शन में दिया रहेगा मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना। अगला है, इस योजना के तहत बनटांगिया, मुसहर और थारू आदि वर्ग से संबंधित गांवों के समग्र विकास की योजना भी मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत की गई है। और इसके तहत जो शहीद हुए, चाहे वो सेना के हों चाहे वो अर्धसैनिक बल के हों, इनके गांव को शहीद गांव और इन गांवों में पक्की सड़कों के निर्माण से इनको जोड़ा जाएगा और इन मार्गों का नाम गौरव पथ रखा जाएगा। अब देखिए ये प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, जरा प्रश्न को समझिए कैसे पूछा जा सकता है। कहा गया कि मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के तहत शहीद गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा, इन मार्गों का क्या नाम रखा गया? अब आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, शहीद पथ, गौरव पथ, विकास पथ, अटल पथ। अब आपको एक चूज करना है। अगर आपने पढ़ा है तो आप सीधे गौरव पथ को टिक कर देंगे। ठीक है, अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना कब से कब तक की है?
तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना 7 नवंबर 2017 से 6 नवंबर 2022 तक लागू होगी। कब से कब तक? 7 नवंबर 2017 से 6 नवंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना लागू रहेगी। अगला है, चकबंदी समिति में कम से कम कितने सदस्य होंगे? 5। और चकबंदी समिति में अधिक से अधिक कितने सदस्य होंगे? 11। ये बात याद रखिएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम ग्राम सभा की कितनी बैठक होगी? तो आपका जवाब होगा 2। एक वर्ष में उत्तर प्रदेश में न्यूनतम ग्राम सभा की बैठक 2 होगी। एक बैठक होगी खरीफ फसल के कटने के तुरंत बाद, और दूसरी बैठक होगी रबी फसल के कटने के तुरंत बाद। याद रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है, जो पिछले वीडियो में राजस्व अनुभाग 5 तक आप लोगों ने देखा था, और मैंने आपसे कहा था कि मैं एक साथ इस अनुभाग के सभी कार्यों को नहीं दूंगा क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, और एक ही टॉपिक को अगर पूरे वीडियो में पढ़ा जाए तो इंटरेस्ट भी नहीं आता है। आज भी मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया है, आज भी मैंने कुछ ही अनुभाग को लिया है, और बाकी अगली वीडियो में उस अनुभाग को कंप्लीट कर दिया जाएगा, ताकि आपको याद रखने और समझने के दृष्टिकोण से भी आवश्यक है। क्योंकि अगर मेरे द्वारा दे दिया जाए और आप उसको ठीक से अंडरस्टूड ना कर पाएं या उसको लर्न ना कर पाएं तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको टुकड़ों में दिया जा रहा है। चलिए राजस्व अनुभाग 6 को देखिए। राजस्व परिषद के लिए पदों का जो सृजन है वो राजस्व अनुभाग 6 से संबंधित है। यदि भू राजस्व के अभ्यर्पण या उसमें छूट का या मालिकाना संबंधित कार्य देखा जाए तो वो भी राजस्व अनुभाग 6 के अंतर्गत आता है। यदि आपसे पूछा जाए कि नजूल भूमि संबंधित कार्य किस राजस्व अनुभाग से हैं, तो आपका जवाब होगा राजस्व अनुभाग 6 से संबंधित नजूल भूमि के कार्य आते हैं। रेलवे के अतिरिक्त जो भी भूमि का बंदोबस्त है वो राजस्व अनुभाग 6 के अंतर्गत आता है। और एक बात याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है यहां से प्रश्न बना दे, कि जो विस्थापितों की सहायता और पुनर्वास का संबंधित कार्य है ये भी राजस्व अनुभाग 6 से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्व अनुभाग 7 के कार्य। यदि भू राजस्व में की बात की जाए, जैसे नहर दे, तकाबी दे या जो अन्य सरकारी दे हैं उनकी वसूली से संबंधित कार्य राजस्व अनुभाग 7 के अंतर्गत आते हैं, और इन देय की वसूली के लिए अचल संपत्ति का विक्रय भी राजस्व अनुभाग 7 के अंतर्गत आता है। अगला है राजस्व अनुभाग 8 के कार्य। जो भी चकबंदी से संबंधित कार्य हैं वो राजस्व अनुभाग 8 के अंतर्गत आते हैं। अगला है राजस्व अनुभाग 9। इसमें नायब तहसीलदार, कानूनगो, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, इनके कार्यों का वर्णन है। किसमें? राजस्व अनुभाग 9 में। और उनकी सेवा नियमावली और उनमें जो संशोधन है उनसे संबंधित कार्य राजस्व अनुभाग 9 से संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला, राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो आपका जवाब होगा हरदोई में। राजा टोडरमल भूलेख परीक्षण, प्रशिक्षण और सर्वेक्षण संस्थान हरदोई में है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खसरा और खतौनी लेख तैयार करने का दायित्व किसका है? लेखपाल का। और खसरा खतौनी का निरीक्षण करना, या उसको आप टेक्निकल शब्द में भूलेख निरीक्षण कह देंगे, ये करने का काम किसका है? कानूनगो का। और कानूनगो को राजस्व निरीक्षक के तौर पे भी जाना जाता है। यानी भूलेख निरीक्षक का कार्य कानूनगो का। अगर यहाँ पर केवल इतना बात कह दे कि भूलेख निरीक्षक का कार्य किसका है, तो कानूनगो या राजस्व निरीक्षक। अगला, उत्तर प्रदेश में राजस्व न्यायालय की संख्या कितनी है? तो 2651 उत्तर प्रदेश में राजस्व न्यायालय है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम कब का है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 का संबंध किससे है? तो आपका सीधा होगा जवाब लेखपाल से संबंधित। यानी उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1909 की धारा 23 का संबंध लेखपाल से है। अगला प्रश्न है, भूमि प्रबंध समिति यानी जिसको आप LMC के नाम से जानते हैं, उसका पदेन मंत्री कौन होता है? तो याद रखिएगा, भूमि प्रबंध समिति LMC का पदेन मंत्री लेखपाल होता है। अगला प्रश्न है, नक्शे का अनुरक्षण करने के लिए लेखपाल अपने हलके के प्रत्येक गांव में और प्रत्येक वर्ष प्रत्येक खेत में जाकर कितनी बार निरीक्षण, या उसको टेक्निकल भाषा में पड़ताल कहते हैं, करेगा? कितनी बार पड़ताल करने का प्रोविजन है? तो वो 3 बार पड़ताल होनी चाहिए। पहली पड़ताल खरीफ पड़ताल के नाम से जानी जाती है, जो कि 10 अगस्त से प्रारंभ होती है। दूसरी पड़ताल रबी पड़ताल के तौर पे, ये 1 जनवरी से प्रारंभ होती है। और तीसरी पड़ताल जायद पड़ताल, जो कि 1 मई से प्रारंभ होती है। यानी इस प्रकार 3 पड़ताल का प्रावधान है। इस प्रकार आज के इस पार्ट को यहीं पर कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ फिर मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।